गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जैव विविधता। अब देखिए, जैव विविधता का सबसे पहले मैं अर्थ बता दूंगी आपको कि जैव विविधता क्या होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग जीव जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और इस चैप्टर में हम उनके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग जीवों के विषय में पढ़ेंगे क्योंकि वो अलग अलग क्यों हैं। पहले आप जो चैप्टर्स पढ़ चुके हो उसमें आपने भौतिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को चैप्टर को अपक्षय और अपर्दन के विषय में जो पढ़ा था, जिसमें अपक्षय और विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में अपक्षय आदि के विषय में आपने पढ़ लिया था। किस तरह से अलग अलग जलवायु के कारण जो मिट्टी का अपक्षय होता है वो कैसे होता है, और इस अपक्षय के कारण ही जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी जब अपक्षित होती है उससे जीव जंतु और पेड़ पौधे उनका विकास होता है। सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम को उत्पन्न करते हैं। ये भी हमने पहले पढ़ लिया था कि कैसे सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के ऊपर पड़ती हैं और सौर ऊर्जा के साथ भी अपक्षय होता है। बहते हुए जल से भी जो मिट्टी के ऊपर जल बहता है वो भी क्रियाएं करता है जिसके कारण अपक्षय होता है और इसके साथ जैव विविधता उत्पन्न होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे क्षेत्र जहां ऊर्जा और जल की उपलब्धता अधिक होती है वहां पर जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर होती है। जहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है और सूर्य की किरणें उसका ताप ज्यादा होता है, वहां पर जीव जंतु और अलग अलग तरह के वनस्पति पेड़ पौधे वहां बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये आप अपने क्षेत्र जहां आप रहते हो वहां पे भी इस चीज को अनुभव कर सकते हो, क्योंकि जब वर्षा की ऋतु आती है तो गर्मी भी बहुत अधिक होती है जुलाई अगस्त के महीने में, और उस समय बहुत अधिक जल वर्षा के कारण जब पानी की अधिकता हो जाती है तो कई प्रकार के जीव जंतु भी आपको देखने के लिए सामने आते हैं, आपको देखते हैं आप। और इसके साथ साथ कई प्रकार की घास पेड़ पौधे जो आपने नहीं भी उगाए होते वो भी अपने आप उगने शुरू होते हैं। तो कारण क्या है इसका? बहुत अधिक नमी की मात्रा, बहुत अधिक जल की मात्रा वर्षा के कारण, और इसके साथ साथ ताप। तो सौर ऊर्जा और जल दोनों ही इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जैव विविधता पाई जाती है। जहां पर बहुत गर्मी होती है, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता मतलब अलग अलग तरह के जीव जंतु और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां पर भूमध्य रेखा निकलती है उन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वर्षा भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि उन्हें हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उन क्षेत्रों में ताप भी अधिक होता है और जल भी अधिक होता है, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वह अब की नहीं है, वो 2.5 से लेकर 3.5 अरब वर्षों से के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के आरंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने से बल्कि ये कम हो गई है, क्योंकि मानव अपनी जरूरतों की पूर्ति कर रहा है। कई जगहों पर वो पेड़ पौधों को साफ कर रहा है और कई जीवों का वो विनाश कर रहा है। इससे क्या होता है, अधिकता से जो उपभोग वो कर रहा है, आवश्यकता से अधिक जो उसने अब इन चीजों का उपभोग करना शुरू कर दिया है, उससे जैव विविधता खत्म होती जा रही है। कुछ प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। इसलिए मानव के आने के बाद जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी है। अनुमान के अनुसार संसार में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है।
एक अनुमान के अनुसार दक्षिणी अमेरिका के ताजे पानी की लगभग 40% जो मछलियां हैं उनका वर्गीकरण नहीं हुआ, मतलब उनको अभी डिवाइड नहीं किया कि वो किस प्रजाति में आ रही हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, ये मैंने अभी आपको बताया है। और इसके बाद है प्रजातियों पर, पृथ्वी पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थी आज लुप्त हो चुकी है। कई प्रकार के पक्षी, जीव जंतु जो हम पहले देखते थे, अगर हम लोग तो तब थे नहीं, उस समय थे जब मानव का जीवन के आरंभ होने से पहले, वो पहले बहुत अधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते थे। लेकिन अब क्या है, वो सारी प्रजातियां जो 99% प्रजातियां हैं अब वो लुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे जलवायु का अंतर आता है वैसे वैसे जैव विविधता अलग अलग पाई जाती है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जिसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहने लग गए हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर अधिक ताप और अधिक वर्षा होती है वहां पर बहुत अधिक घने वन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा की मात्रा और सूर्य की किरणों के कारण। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, जिन क्षेत्रों में कम वर्षा पाई जाती है वहां पर पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं, क्योंकि एक मौसम में वर्षा हो रही है दूसरे मौसम में नहीं हो रही है, तो वहां पर पतझड़ वाले वन भी पाए जाते हैं। क्योंकि एक मौसम में जब वर्षा होती है, हम अपने क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि इसे मानसूनी प्रदेश कहते हैं। मानसूनी प्रदेशों में मानसूनी पवनें जब आती हैं तो उससे वर्षा होती है, उसके कारण उस समय तो बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे और जीव जंतु दिखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में चेंज आता है, वर्षा की मात्रा में कमी आती है, तो वो जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं वो नहीं दिखते हैं, तो उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे तापमान में और वर्षा में अंतर आएगा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जैव विविधता पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में जहां बर्फ पड़ती है वहां पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। वहां पर जो जीव जंतु हैं वो अलग तरह के पाए जाते हैं, यहाँ से वो डिफरेंट होते हैं। वहां के जो जीव जंतु हैं उनमें से जो बहुत ज्यादा लंबे, जो अब हमने पिछली बार भी पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि जिनके बाल लंबे होते हैं, वैसे जीव जंतु वहां पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और जहां सूखा पड़ता है, कम वर्षा होती है, कम पानी होता है, वहां पर ऊंट पाया जाता है, क्योंकि वो वैसे ही क्षेत्रों में रह सकते हैं। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों के तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है बायो, जिसको हम जीव, तथा डाइवर्सिटी का अर्थ यहाँ पर है विविधता। साधारण शब्दों में निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवों जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनसे है। उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों की विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्ष के इतिहास का परिणाम है। हम ये पढ़ चुके हैं कि बहुत समय पहले से ये पूरी पृथ्वी पर जो जीव जंतु है तब से चले आ रहे हैं, तब से ये विविधता चली आ रही है। जैव विविधता को 3 स्तरों से समझा जा सकता है। फर्स्ट है आनुवंशिक जैव विविधता, सेकंड प्रजाति जैव विविधता, थर्ड पारितंत्र जैव विविधता। आनुवंशिक
जो जीन्स होते हैं हमारे अंदर, जिसके जैसे हम अपने पेरेंट्स से संबंधित होते हैं, जिनके जीन्स हमारे अंदर हैं। इसके अलावा प्रजाति अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले, उन्हें प्रजाति और पारतंत्र जैव विविधता। इसी तरह से जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एक क्षेत्र में रहने वाले जीव है दूसरे को खाते हैं, तो वो उससे भी। पर अनुवंशिक क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। जीवन निर्माण के लिए जीन्स मूलभूत इकाई है। किसी इकाई में जीन की विविधता ही अनुवंशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षण वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव आनुवंशिक रूप से होमो सेपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग, अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में विभिन्नता है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। जो जीन्स मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, उससे अलग अलग तरह की दिखावट मनुष्य के अंदर होती है। अलग, सबका रंग रूप अलग है, कद अलग है। ये जीन्स आनुवंशिकता कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं। प्रजाति विविधता, ये प्रजातियों की अनेक रूपता को बनाती है। ये किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, उन्हें विविधता के कारण हॉटस्पॉट कहते हैं। पारितंत्र विविधता, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि परितंत्र से होने वाले पारितंत्रीय प्रकार्य तथा आवास स्थानों की विभिन्नता ही परितंत्र विविधता कहती है। अलग अलग जीव जंतु अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, उनका अलग अलग रहने का स्थान है। जैसे मैंने वन का बताया था कि कुछ वन में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, कुछ मरुस्थलीय भागों में रहते हैं। तो ऐसे हमने अलग अलग बायोम में डिवाइड किया था। पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल तथा जटिल है, क्योंकि समुदाय और पारितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। अब देखिए, अलग अलग तरह के जीव जंतु हमने पढ़ लिया है कि क्यों डिफरेंट होते हैं। किसी में जीन्स अलग होते हैं, किसी का रहना अलग होता है, किसी का आवास अलग होता है। अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, अलग अलग बायोम में रहते हैं, जिससे वो अलग अलग है, क्योंकि वहां पर जलवायु की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती हैं। अब हम जो जैव विविधता है, इसका हमारे लिए, मनुष्य के लिए क्या महत्व है। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है, और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय तथा पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख है, क्योंकि मनुष्य अगर अलग अलग तरह के जीव जंतु देखता है, उनको फिर वो उसी कंडीशन में रखने की कोशिश भी करता है, और इसी तरह से वो विविधता बनाए रख रहा है। क्योंकि अगर एक प्रजाति खत्म हो रही है, तो उसके रहने के लिए वो सारी कंडीशंस क्रिएट कर रहा है ताकि वो खत्म ना हो पाए। तो जैव विविधता जो पाई जाती है, मनुष्य भी उसके लिए बहुत ज्यादा उसको बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा है। और इसका मनुष्य को क्या फायदा है जैव विविधता का, क्योंकि अलग अलग तरह के जीव जंतु है, उनका अलग अलग तरह का रोल है। मनुष्य के लिए भी वो उपयोगी है और आर्थिक रूप से भी वो उपयोगी है। अलग अलग तरह की वनस्पति अगर पाई जाती है, तो वो भी मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अलग अलग तरह की फसलें बनाई जाती हैं उससे, और अलग अलग जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनका भी मनुष्य के लिए उपयोग मनुष्य करता है उसका। क्योंकि कई तरह की चीजें वो पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से बनाता है। कई तरह की औषधियां बनाता है, कई तरह के वो परफ्यूम्स बनाता है। अगर अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके अंदर लकड़ी का भी यूज करता है वो। जैसे कई ऐसे पेड़ पौधे जिनका रबड़ बनाने के लिए यूज करता है, रबड़ का प्लांट होता है,
और लकड़ी से वो जो कागज का उपयोग कर रहा है वो भी कागज का उत्पादन भी करता है लकड़ी से, फर्नीचर भी बनाता है, कुछ लकड़ियां फर्नीचर बनाने के लिए यूज होती हैं। तो इस तरह से अगर जैव विविधता पाई जाती है तो मनुष्य भी उसका उपयोग करता है, मनुष्य को उसका बहुत फायदा है जैव विविधता का। अलग अलग तरह के जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका भी मनुष्य अपने लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो ये एक दूसरे से निर्भर है, क्योंकि अगर परिस्थिति में अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं पर्यावरण में, तो मनुष्य भी उनको बनाए रखने के लिए योगदान दे रहा है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका। पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती हैं। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण ना तो विकसित हो सकती है और ना ही बनी रह सकती है, अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के लिए साथ साथ दूसरे जीवों को के पनपने में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं मानव परितंत्र के बने रहने में क्या योगदान देता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया है, परितंत्र में जो अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, अगर उनकी जातियां विनाश उनका हो रहा है तो मानव भी योगदान दे रहा है उनका विनाश ना हो पाए। जैसे जू बना रहा है, जू है, चिड़ियाघर है, क्यों बन रहे हैं ये पार्क बन रहे हैं? क्योंकि उन प्रजातियों को संरक्षित कर रहा है मानव, जिनका शिकार किया जा रहा है उन्हें बचा रहा है, या फिर उन्हें वो जो प्रॉपर कंडीशंस वहां रहने के लिए नहीं मिल रही वो उन्हें जू में, चिड़ियाघर में या पार्क में वो दे रहा है, जिससे वो प्रजातियां बच सके। जीव प्रजातियां ऊर्जा संग्रहण कर उनका संग्रहण करती है और कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है, और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं, वायुमंडल को नियंत्रण करने में सहायक है। ये पारितंत्र क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों की प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाती है। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह अधिक जैविक विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलाव को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह परितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो इस तरह से जो हेल्प मिल रही है जैव विविधता की, जो आर्थिक भूमिका है वो क्या है? सभी मनुष्यों के दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिसकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन बनाने आदि बनाने में है। जैव विविधता की ये परिकल्पना जैव विविधता के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। जैसे मैंने अभी बताया है कि अलग अलग तरह की फसलें भी उगाई जाती हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। तो ये इसका आर्थिक महत्व है। अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं, पशु है, खाद्य है, फसलें हैं, फसल है, खाने वाली फसलें हैं, पशु है, वन संसाधन है, मत्स्य है, दवा संसाधन है। ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व जो है ये जैव विविधता से मनुष्य को मिलते हैं। यही जैव विविधता का आर्थिक महत्व है। ये इस चैप्टर में अब बाकी जो पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया है कि जैव विविधता का आर्थिक महत्व क्या है। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे दोबारा पूछेंगे।